आज फिर एक नए एकांकी के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। आज की जो एकांकी है उसका शीर्षक है ऊष्मा। ऊष्मा अर्थात जो गर्मी या प्यार, ये माँ के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द है ऊष्मा। जिसे माँ जो है हर एक को अपनी ऊष्मा देती है, अपनी ऊर्जा देती है या कि शक्ति देती है। इस संदर्भ में इस एकांकी का शीर्षक है ऊष्मा, जिसकी एकांकिकारा है मृदुला बिहारी। मृदुला बिहारी का जो परिचय है संक्षेप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। जैसे इसके पूर्व हमने देखा है, बिल्कुल उसी आधार पर हम पहले इनका परिचय देखेंगे और उस परिचय के पश्चात हम जो है इसमें इस एकांकी में आए हुए पात्रों का और उनके संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मृदुला बिहारी जी का परिचय हम देखेंगे। जान से प्यारे, जो हमारी इसके पूर्व ही एकांकी हुई है, ये आपके सामने शायद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह है ऊष्मा एकांकी, इसका शीर्षक है। और इसको जो लिखा है, इसकी जो लेखिका है वह है मृदुला बिहारी। इनका संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर तो दिया है, लेकिन थोड़ा अधिक विस्तार से हम आपको इनका परिचय बता देते हैं। इस कारण भी ये परिचय महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हमको यह अंदाजा लग जाता है, यह पता लग जाता है कि लेखिका किस दृष्टिकोण को लेकर अपना साहित्य का सृजन करती है या साहित्य को लिखती है। तो मृदुला बिहारी का जन्म सन 1949 में हुआ। यद्यपि आपने कहानियां, उपन्यास आदि क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कई आपकी कहानियां और उपन्यास अत्यधिक प्रसिद्धि पा चुके हैं, लेकिन नाटक और दूरदर्शन तथा फिल्मों में आपकी प्रतिभा ने निखार पाया है। लेकिन आपको जो महारत हासिल है वह आपको जो प्रसिद्धि मिली है वह है नाटक, दूरदर्शन और फिल्म की लेखिका भी ये रही है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए आपने 50 से भी अधिक नाटक लिखे हैं, एक दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा नाटक इन्होंने अब तक लिखे हैं। आपके लिखे भोर धारावाहिक को दूरदर्शन द्वारा सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक का पुरस्कार भी मिला है। इतना ही नहीं तो दूरदर्शन पर पहले एक धारावाहिक आती रही है जिसका शीर्षक था भोर यानी सुबह। भोर इस धारावाहिक के लिए, सीरियल के लिए उत्कृष्ट सीरियल का या धारावाहिक का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी उसको मिला है। उसके अलावा जो अन्य उनके जो नाटक रहे हैं या के साहित्य रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है निर्वासित वसंत, जिंदगी एक खुशबू, जरूरत तथा मुक्ति जैसे कई नाटक आपके चर्चित रहे हैं। साथ ही अंधेरे से आगे, सूर्यास्त से पहले तथा दीपक से दीप जले आपके जो है प्रसिद्ध एकांकी संकलन है। कई एकांकियों का आपने सृजन किया है, इसको लिखा है। एक यह भी आपके लिए मैं ये कहूं कि यह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखिका है। कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, दूरदर्शन के लिए फिल्म भी लिखी है, धारावाहिक भी लिखा है और प्रस्तुत आपके लिए एकांकी भी यहाँ पर हमको दिखाई देती है। एक ये परिचय हो गया। इसके बाद जो है हम इनके पात्रों का परिचय देखेंगे, क्योंकि परिस्थिति क्या है और पात्र कैसे हैं यह भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि हमको एकांकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए या उस एकांकी लिखने के पीछे का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो हमारे समझ में आ जाए। इस कारण हमको पात्र, मतलब उनकी आयु कितनी है, उनका परस्पर संबंध कैसा है,
भौतिक दृष्टि से कितने संपन्न है या किस परिवार से ये संबंध रखते हैं, इस प्रकार की सारी चीजें जब हमको मालूम हो जाती है, परिस्थितियां हम जान लेते हैं, तब जाकर हमको एकांकी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो इसमें जो प्रधान पात्र है, वो दो प्रधान पात्र आपके सामने आएंगे। वैसे तो सभी पात्र इस एकांकी के महत्वपूर्ण हैं, सभी पात्र एक दूसरे से काफी मिले हुए हैं और उन्हीं आधार पर यह कथासूत्र को बांधा गया है। पहले जो पात्र आए हैं विवेक, जो उच्च स्थान पर, उच्च पद पर यह निर्वाचित है, मतलब एक अच्छे खासे नौकरी पर यह व्यक्ति है, और उम्र जो है या आयु जिनकी 45 वर्ष है, उन्हीं की पत्नी, मतलब विवेक की पत्नी जिसका नाम है श्यामल, जो जिसकी आयु 40 वर्ष की है। इनको एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम मिलिंद है जिसकी आयु 18 है, और लड़की जिसकी उम्र 16 साल है। और माँ जो श्यामल की माँ है, ये माँ सीधे तौर पर हमसे नहीं जुड़ेगी, बल्कि स्वप्न में आएगी। जैसे इसके पूर्व की कहानी में भी हमने देखा है कि पुरुष वो आता है, और फिर इस तरह की चीजें होती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्या, या रह सकता हूँ क्या। एक और दिन जो एकांकी थी उसमें आया था, उसी तरह से यहाँ पर माँ भी इसी तरह से आएगी। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, वह है इनके जो बेटा और बेटी है, पुत्र और पुत्री, जो मिलिंद और महिमा है, इनकी आयु 18 और 16 है। मतलब यदि मैं अंग्रेजी में कहूँ तो 16 और 18, इसका अर्थ होता है ये टीन एज के बच्चे हैं। टीन एज यानी जिसके अंत में टीन आता है। समझ में आ रही बात को? जैसे 12 में नहीं आता है, बल्कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ना, ये इसको टीन एज कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे लोगों में, बच्चों में उतना शहूर नहीं होता है, या अच्छे बुरे की परख इनको नहीं होती है। अक्सर ये देखा है कि ये बिल्कुल आजाद रहना चाहते हैं, अच्छा बुरा कुछ सोचते नहीं है, और बहुत बार जो है इनके कदम भी गलत पड़ते हैं, गलत दिशा में ये चले जाते हैं। तो इनको मार्गदर्शन की काफी आवश्यकता होती है इस उम्र के लड़कों को विशेषकर। तो इसी पर आधारित ये एकांकी है। अब जाहिर बात है उच्च स्थान है तो घर भी अच्छा ही होगा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको कि यह एकांकी विदेश में चित्रित है। संभवतः इसमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जहां पर बर्फ वगैरह का जिक्र किया गया है तो शायद इंग्लैंड हो सकता है या कनाडा हो सकता है, जहां पर बर्फबारी वगैरह होती है, उस देश को लिया गया है। यहाँ पर उस देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो घटना है या कहानी जो है इस एकांकी की, यह विदेश में घटित होती है। और एक विदेश में जो भारतीय परिवार है, जिसको अप्रवासीय भारतीय कहा जाता है, जो मूल रूप से हिंदुस्तानी है, भारतीय है, लेकिन रहते विदेश में है, तो उनका हमारे देश से या हमारे जमीन से, हमारे जीवन मूल्य से या हमारी संस्कृति से कितना जुड़ाव है, होता है या हो सकता है या होता भी है या नहीं है, ये सारी चीजें हमको जो है इसमें दिखाई देगी। और सामान्य रूप से यद्यपि कहा जाए तो निश्चित ही मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो भी व्यक्ति या परिवार जो भारत में रहता था और अब विदेश में बस गया है, जरूर उसको जो है हिंदुस्तान की याद तो आती होगी, हिंदुस्तान की वो जो संस्कृति है उसको वो याद आती होगी। क्योंकि हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, केवल एकमात्र ऐसा देश है कि पूरे विश्व में इसकी संस्कृति सबसे बड़ी है। तो यह भी हमारे लिए ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि एकांकी विदेशी भूमि पर लिखी गई यह एकांकी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो है विदेश में ये घटना घटित होती है, और उसी विदेश में एक संपन्न घर है मतलब संपन्न
इस आधार पर कहा जाता है कि हर चीज वहां पर है भौतिक सुख सुविधाओं की। शब्द को याद में रखिए, मैं क्या कह रहा हूं, भौतिक सुख सुविधा। भौतिक सुख सुविधा किसको कहते हैं? जैसे आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, आपका वॉशिंग मशीन है, आपका जो एसी है, आपके पास बड़ी बड़ी मोटरें हैं, आपके पास फ्रिज है, ये सारी चीजें जो है ये भौतिक कही जाती है। यद्यपि ये नहीं भी है तब भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन एक संपन्न परिवार के लिए, एक संपन्न परिवार को बताने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती है जिसको भौतिक सुख सुविधा हम कहते हैं। शायद बात आपके समझ में आ रही है। तो ये इस तरह का एक समृद्ध परिवार है, शिक्षित भारतीय परिवार है, और उसी में एक घर है, अच्छा घर है, और उसी घर के संभवतः है कि जैसे किचन है या डाइनिंग रूम है जहां पर खाना वगैरह खाया जाता है, वहां का दृश्य जो है ये है। अब देखिए एकांकी का आरंभ होता है जैसे विवेक जो कहानी का प्रमुख पात्र है, पुरुष पात्र है, वो जोर से पुकारता है श्यामला, ओ श्यामला, तो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। श्यामला बच्चों के कमरे में पुराने पत्र पढ़ रही है और श्यामला जो है वो अंदर बच्चे के कमरे है। देखिए फिर एक विशेष बात, मैंने कहा कि समृद्ध परिवार है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेटे के लिए अलग कमरा, बेटी के लिए अलग कमरा। यद्यपि मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर जो जानवर पाले जाते हैं, कुत्ता वगैरह जो होता है, इनके लिए भी कमरे होते हैं। संपन्न परिवार है, समृद्ध है। तो खैर यहाँ पर जो है श्यामला बेटे के कमरे में है और वहां पर जो है पत्र पढ़ रही है, लेटर वगैरह जो है पहले आए हैं, तो वो पत्र जो पढ़ रही है। विवेक मानो टाई बांध रहा है और विवेक जो है अपनी टाई वगैरह बांध रहा है। संभवतः शायद शायद उसको जो है ये क्या कहते हैं कि ऑफिस वगैरह जा रहा है। मतलब कहानी को हमने अब एकांकी को आरंभ किया, शायद आवाज उतनी ठीक से नहीं आ रही थी, अब मैं इसको थोड़ा सा आवाज को हमने इसको ठीक किया है। तो फिर एक बार मैं थोड़ा सा इसको मैं पीछे चला जाता हूँ कि एक विदेश में संपन्न परिवार है और उसी परिवार की यह कथा है जो भारतीय मूल के लोग हैं। और विवेक जो है अपनी पत्नी को पुकारता है श्यामला और श्यामला, है ना। तो श्यामला जो है कहाँ है, वो अपने अपने बच्चों के कमरे में पत्र पढ़ रही है। विवेक, श्यामला मुझे जाना है, तुम यहाँ पत्र पढ़ रही हो, कितनी बार पढ़ोगी अपनी माँ की पुरानी चिट्ठियों को? कहता कि तुम यहाँ माँ की चिट्ठियां पढ़ रही हो, अरे मुझे ऑफिस को जाना है। देखिए जब भी याद आती है हम क्या करते हैं, वो पत्र निकाल कर पढ़ लेते हैं। जब कोई अब हमारे दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके लिखित पत्र है, विशेषकर जब माँ बाप की होते हैं, तो व्यक्ति जो है उससे भावनाओं से जुड़ा होता है और इस कारण क्या है वो पत्र वगैरह पढ़ता है। तो वैसे ही ये जो श्यामला है वो पत्र पढ़ रही है, लेकिन उसका पति जो है उसको जाना है ऑफिस के लिए। पति की कहा यही पढ़ रही हो पत्र भी पुराने। श्यामला देखिए उदास हो गई, अब तो माँ की ये चिट्ठियां ही रह गई है, मैं आजकल हर बात में हिंदुस्तान को मिस करती हूँ। भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी है, भारतीय माँ है, वो कहती है कि अब क्या है, अब तो केवल ये माँ की चिट्ठियां ही बची है, उतनी ही याद बची है। मतलब माँ इस दुनिया में अब नहीं रही है। और फिर वो सोचती है, अपने देश को याद करती है, क्योंकि मैं हर समय जो है अपने हिंदुस्तान को मिस करती हूँ। विवेक देखिए उसको देखता है, हंसता है, मतलब ऐसे बेतुकी बात करने से कोई मतलब है नहीं, है ना। हमारे यहाँ संबंधों और रिश्तों की जड़ें बहुत मजबूत है। मुझे तो घर में ऐसा लगता है कि नहीं कि हम विदेश में हैं। हाँ, कल वहाँ हिमांशु मिला था, वो भी कह रहा था कि भारतीयता को मिटा देना असंभव है। क्यों कहता कि नहीं नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे जो संबंध है वह किसी विदेशी मूल से या विदेशी देश से जुड़ा है, बल्कि हम भारत की तरह ही रहते हैं। श्यामला, मेरा तो जी यहाँ पर मचल जाता है, उचाट हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, यहाँ के मौसम से दुखी हूँ, धूप देखने को तरस गई। यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती है, वहां धूप बहुत कम होती है, इसलिए कहती कि मैं इस धूप को देखने को भी तरस गई हूँ। विवेक कहता है देखिए कि हिमांशु इंडिया जा रहा है, पूछ रहा था बच्चों के लिए कुछ मंगवाना है क्या। ये मिलिंद और महिमा कहाँ है? जॉगिंग पर तो नहीं गए, कहाँ गए? क्यों कहता कि हिमांशु जा रहा है तो पूछ रहा था कि कुछ लाना है कि इंडिया से, क्योंकि हमारे गांव से जब कोई आता है तो हम अपनी चीजें मंगाते हैं। हम आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ का व्यक्ति यदि हमको मिल जाता है कोई दूसरे गांव में, किसी दूसरे शहर में, तो हमें काफी आनंद होता है और हम वहाँ की चीजें मंगाते हैं। कह रहा है कि कुछ मंगाना है, फिर देखता अरे बच्चे कहाँ गए, मिलिंद और महिमा जो है वो
कहाँ चले गए, जॉगिंग को गए क्या? तो सुबह सुबह पद्धति है, फिरने को जाते हैं, घूमने को जाते हैं, इसको जॉगिंग अंग्रेजी शब्द का है। तो हमने कहा कि विदेश में है श्यामला, बच्चे सुबह से गायब है, बच्चे आज नहीं बल्कि ये सुबह से गायब है। क्या मतलब? मतलब कहता कि ऐसे कैसे गायब है? तो श्यामला नाराज स्वर में, सूरज समुद्र में कब का डुबकी ले चुका है और बच्चे अभी भी नजर आते, मतलब बच्चे बहुत देर हो गए अभी तक आए नहीं। श्यामला विवेक कहते देखिए 7 ही बज रहे ना, कोई प्रलय तो नहीं आ गया है जो तुम इतना परेशान हो रहे, रिलैक्स, आ जाएंगे। मतलब वो जो देखिए हम हिंदुस्तान में अगर यही बच्चा को भी 1 घंटा लेट होता है तो हम पूरे गांव को सर पर उठा लेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार तो गुमशुदा होने की जो है गुमशुदा हो गया है, इस तरह से वो पुलिस में भी जो है FIR दर्ज करने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, विदेश है, हाँ गया होगा, स्वतंत्र है वो, आजाद है, आ जाएंगे। श्यामला रिलैक्स कर देने से क्या होता है, मेरी चिंता वैसी ही बनी है, पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। लेकिन माँ है, माँ के लिए अपने बेटे की चिंता ये स्वाभाविक है, अत्यधिक होती है। पिता से ज्यादा यदि पुत्र का प्रेम यदि यद्यपि किसी में होगा तो माँ में होता है। इसीलिए दुनिया में या विश्व में सबसे बड़ा यदि प्यार कोई है या जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो है माँ का अपने बेटे के प्रति जो प्यार होता है, अपनी औलाद के प्रति, उसको वात्सल्य प्रेम करते हैं, वात्सल्य भाव करते हैं। तो वो चिंता में है, कहती कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। श्यामला देखिए वे कहता बर्फ के कारण ट्रैफिक रुक गया होगा, बर्फ पर पहिए फिसलने लगते हैं इसलिए देर हो गई होगी, बर्फ वगैरह पड़ रही है ना, तो हटाने के लिए पिघलने के लिए वक्त लगता है, हो सकता है ट्रैफिक जाम होगी। श्यामला देखिए यहाँ की बस्तियों का हाल सुनकर कलेजा कांपता है, पता नहीं क्या क्रेज है, बच्चे कान में छेद कर डंडा डाल देते हैं, बालों में जयपुरी चुनरी की तरह रंग डालते हैं। मतलब ये जो स्त्री है इसको अच्छा नहीं लगता है कि विदेशी या पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर हमारे लोग भी अपना रहे हैं, है ना। बच्चे कान में छेद करते हैं और कान में जो है जिसे हमारे पास महिलाएं डालती है कान में पहनती है, उस तरह से यहाँ पर बच्चे करते हैं। और बालों को भी लाल वगैरह चुनरी जैसे रंग होता है, जैसे कहने का तात्पर्य क्या, लाल और पीले रंग के बाल वगैरह बनाते हैं। वे कहता हर समाज की तरह यहाँ भी अच्छा और बुरा है, ये तो हम पर है कि क्या ग्रहण करते हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि हर समाज में अच्छा बुरा दोनों चीजें होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमको क्या ले या हम क्या लेते हैं, हम कितना अच्छा उसमें से लेते हैं। मतलब समाज में तो अच्छाई भी है और बुराई भी है। श्यामला जरा कमरा देखिए इनका, कबाड़ खाने की तरह है, मुसी हुई चादरें, बड़े बड़े तकिए, कॉमिक्स, बुक्स, कैलकुलेटर, क्या हो गया इन बच्चों को, बस घर में जोर से म्यूजिक लगाकर हमेशा नाचते रहते हैं। कहता कि अरे इनको अभी से हमको बताना चाहिए, हाँ हमको जो है इनको डांटना चाहिए कि देखिए उनका घर का उनका कमरा देखिए कैसा है, हर जगह जो है अस्त व्यस्त चीजें पड़ी हुई है, कॉमिक्स देखिए, बुक्स है, कैलकुलेटर इधर उधर पड़े हुए है ना। और केवल क्या है एक म्यूजिक सिस्टम पर विदेशी धुन या गाना बजाते हैं और वो झूमते रहते हैं। वे ओ डोंट बी सेटलमेंट फूल, दे आर किड्स यू नो, रिलैक्स डार्लिंग। फिर वो पाश्चात्य विचार देखिए जो विवेक में हमको दिखाई देते हैं, कहते कि कोई बात नहीं, अरे इस तरह से क्यों बातें कर रही है, वो बच्चे हैं अभी। मैंने कहा कि बच्चे नहीं है, टीन जिसको हमने कहा 16 और 18, हाँ यहीं पर अगर हम उन पे लगाम नहीं कसेंगे या उनको हम अपने जो मूल्य या नीति नहीं सिखाएंगे, नैतिकता नहीं सिखाएंगे, तो वो बिल्कुल बहक जाएंगे अपने रास्ते से, अपने मार्ग से। तो वो कहता कि नहीं नहीं वो तो बच्चे हैं, है ना, इस तरह से तुम क्यों बात कर रहे हो, रिलैक्स डार्लिंग, तो टेंशन मत लो इसका। श्यामला ये बच्चे नहीं है, अब मिलियन 18 का है और महिमा 16 की। महिमा के कार्ड पर रिमार्क लिखा था शी इज वीक इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, तुम बच्चे कह रहे हो, ये बच्चे नहीं है। फिर तुमने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा है, उस रिपोर्ट कार्ड पर लिखा था, क्या लिखा था, शी इज वीक इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, भाषा में और गणित में ये बहुत वीक है, कमजोर है। हाँ शी टेक्स नो इंटरेस्ट इन स्टडी, उस पर रिमार्क लिखा हुआ था कि वो जो है बहुत वीक है, स्टडी के लिए कमजोर है, हाँ? और मिलिंद जिद्दी हो गया है, एक तो दोनों दिन भर आवारागर्दी करते हैं, ऊपर से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि जबान लड़ाने लगे हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। और
जैसे महिमा तो है ही ऐसी, और दूसरी बात मिलिंद भी ऐसे ही है, आवारा करती फिरता है, दिन भर बाहर ही रहता है, म्यूजिक वगैरह सुनता है, वेस्टर्न म्यूजिक सुनता है, और तो और ये जबान भी लगाना शुरू कर दिया है इसने, उल्टे जवाब जो है वो दे रहा है विवेक लगाकर। दिमाग जब बेलगाम सोचने लगता है तो न मालूम कहाँ कहाँ से दौड़ने लगता है, कहता है खामोश बोलो तुम। ऐसे ही होता है जब दिमाग जो है वो बेलगाम सोचने लगता है, कई प्रकार की चीजें जब किसी के मन मस्तिष्क में आ जाती है, डरावनी चीजें, तो आदमी जो है बहुत कहीं पर भी दौड़ने लगता है, उसके मन में हमेशा गलत ही विचार आते हैं, जैसे वो कह रहा है। वास्तविक रूप में यहाँ पर जो श्यामला है उसके विचार गलत नहीं है, उसकी सोच गलत नहीं है, वो चाहती है कि अभी से बच्चों पर अंकुश रखा जाए, है? लेकिन विवेक जो है इनडायरेक्टली जिसको हम कहेंगे, वह जो तो सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है अपने बच्चों की, जो कि गलत है, और माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है। श्यामला देखिए कहती है देखिए, जैसे मैं दिन भर फालतू सोचने के लिए फ्री रहती हूँ, घर देखना, खर्च का ब्यौरा रखना, आय व्यय का संतुलन रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सबको पत्र लिखना, ये सब चीजें जो है वह मुझे ही करनी पड़ती है, और तो और मुझे और भी थ्योरी पर एक किताब लिखनी है जल्द से जल्द, अगले साल तक किताब प्रेस में देनी है। इतने घर के काम सब करने के बावजूद मुझे मेरा अपना भी काम है, शायद ये जो है श्यामला एक लेखिका है, या हो सकता है एक प्राध्यापिका है, और वो कहती है कि मुझे एक आर्टिकल भी लिखना है, एक थ्योरी पर किताब भी लिखनी है, वह भी जो है जल्द से जल्द पूरी करनी है, अगले साल में उसको प्रेस में देना है, छपवाना है। मतलब मैं ही घर के पूरे काम करूं, ये सब देखूं, क्या मैं सभी बातों के लिए फ्री हूँ? लेकिन आदमी को या परिवार को इतना तो देखना चाहिए कि उनके बेटे क्या वगैरह कर रहे हैं। विवेक देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या करूं, इसमें काम है तो है, करना ही पड़ता है, किताब लिखनी तो लिखनी ही पड़ेगी। श्यामला कहती देखिए, हाँ हाँ, आपको घर से क्या मतलब, आप तो फ्लाइट से आते सीधे दफ्तर चले जाते हैं, और अब आए फ्रेश होकर फिर जा रहे हैं, है ना, रात को थक कर लौटते हैं, आपको क्या है, केवल काम काम काम। आपको तो आपको घर या परिवार किस तरह से चल रहा है, ये जी रहे हैं लोग, ये भी इसका भी कोई अंदाजा नहीं। नहीं तो आप जानना चाहते हैं कि विवेक, माफ कीजिएगा, कि मिलिंद क्या कर रहा है, या बेटी जो है महिमा वो क्या कर रही है, इससे कोई लेना देना। आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हो, आप कभी कभार जो है हमें समय भी दिया करो, मतलब ये समय वगैरह विवेक नहीं देता है। तो वो कहता है कि देखिए थकानी इतनी है, इतनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, फिर परसों मुझे मेरा सेमिनार भी है, मुझे वहां पर भी जाना है, मतलब बहुत सारे काम जो है, बहुत सारे कार्य इसको यहाँ पर है। श्यामला कैसे बाप है, बच्चे बिगड़ रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देखिए यह मूल त्रासदी है, यह मूल समस्या या मूल परेशानी है इस परिवार की, जो श्यामला के मुंह से निकलती है। वो कहती है कि कैसे बाप हुआ, बच्चे दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। विवेक देखिए, तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो, बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं तो दे रखी है, पढ़ने के लिए अलग कमरे हैं, खेलने के लिए स्थान है, टीवी रूम है, जो चाह दिया। तुम क्यों हाय तौबा मचाती हो? श्यामला जीवन मौलिक रूप से तात्विक है, उसके नतीजे चाहे सुखदायी हो या दुखदायी पहले से तय रहता है। इस तरह से जैसे तुम मुझे बात मत करो। तो मैंने क्या कम किया है? देखिए मैं जब मैंने एकांकी का आरंभ किया था, मैं भौतिक साधनों की मैंने बात कही थी। तो केवल भौतिक सुख सुविधा देने से ही होता है क्या? नहीं, बल्कि मानसिक जो प्रेम होता है, मानसिक, मनुष्य ने मनुष्य के प्रति जो व्यक्त किया गया प्रेम होता है, इसको शुद्ध और मानसिक प्रेम कहते हैं। और भौतिक प्रेम यानी कोई चीजें लाकर आप दे रहे हैं, इसको भौतिक प्रेम कहते हैं। कमरा है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या प्यार से आपने कभी उनको नजदीक किया? क्या प्यार से कुछ आपने कुछ कहा, उनसे बातें की, उनकी जो समस्याएं पूछी? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी विवेक कहता है कि मुझे जो भी चाहिए था, ये जितना भी मुझसे बन पड़ता था, मैंने सभी तो उनके लिए कर दिया है। श्यामला की, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत कम मुझ में नहीं है ना, कम से कम अभी तो मुझ में नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ और तुम मुझे ही प्रवचन दे रहे हो, तुम अपना भाषण मुझे ही दे रहे हो, मेरे पास इतना समय नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। मिलिंद सिंह झुकाकर उठने में जो है
मिलिंद वहां पर आ जाता है, उनका जो बेटा है, लड़का है, अपने कमरे से बाहर आ जाता है, वो बाहर से, माफ कीजिएगा, कमरे से नहीं बल्कि बाहर गए हुए ना, वहां से वो आ जाता है। जैसे ही देखता है विवेक उसको कि जैसे कौन है, मिलिंद आया है, आ गए मिलिंद। मिलिंद खामोश होता है, थोड़ा सा नरम स्वर है, पिताजी ने, और उस पिताजी में एक थोड़ा सा डांटने जैसा स्वर था, आ गए हो मिलिंद बेटे, ये रोज रोज तुम निकल जाते हो, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो रही है, इस तरह तो सब नहीं चलेगा। कि उसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी श्यामला ने बहुत सारी चीजें कही है ना, इस कारण थोड़ा सा उसको भी जागृति आती है, कर्तव्य के प्रति जागृति आती है, और कहते बेटे तुम रोज रोज ऐसे बाहर फिरते हो है ना, इधर उधर जाते हो, पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है, तो कब पढ़ लिखोगे। हाँ, मिलिंद जो है खामोश है, वो चुप है, वो कुछ बोलता नहीं है। तुमको छूट दी, आजादी दी, इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ। होता है जिसको छूट दी जाती है वो उसका जो नाजायज फायदा उठाता है, वो ज्यादा ही करता है, इसलिए उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें छूट दी, इसका तुम ज्यादा फायदा मत उठाओ। श्यामला फिर जोर से कहती थी कि अरे ये ऐसे कैसे समझा रहे हैं, इनको तो थोड़ा सा गुस्सा करना चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ इस तरह निहायत बेढंगे से कपड़े पहनना बंद करो, जब देखो मुंह उठाए घूम रहे हो। हाँ, है कुछ पढ़ाई लिखाई का होश, इम्तिहान सर पर आ रहा है। और उस पिता के साथ माँ भी जो है अपना सुर मिलाती है, कहते कि क्या है, जब देखो जब बाहर ही फिरते हो, ये बे बेढंगे जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, जिसे पाश्चात्य है ना। मैंने कहा कि आजकल बहुत नई जिसको हम कहेंगे कि फैशन चल रही है, अक्सर मैं आज देख रहा हूँ, या आज मतलब मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ, कि जिसकी पैंट जो जीन्स पैंट है जितनी फटी होगी उतना ही वो व्यक्ति सभ्य कहलाएगा, उतना ही वो व्यक्ति संपत्ति वाला या अमीर कहलाएगा, जिसकी पैंट जितनी ज्यादा फटी हो। ये कोई बात हो गई, जबकि भारतीय संस्कृति में या पहले पहल हिंदुस्तान में जिसकी पैंट फटी होती थी उसको गरीब समझा जाता था, लेकिन अब नहीं, अब ये क्या है, ऊंचे लोगों की जो है ये निशानी बन गई है कि पैंट फटी है ना, अरे इतनी अच्छी पैंट फटी है, देखिए घुटने के पास भी फटी है, मांडी के पास फटी है, नीचे ही फटी है, आगे ये बहुत बड़ा है। ये बेढंगे कपड़े पहनना बंद कर दो, और क्या है, पढ़ाई लिखाई करो, इम्तिहान सर पे है, अभी परीक्षा आएगी। मिलिंद देखिए परेशान हो जाता है, वो हमेशा हमेशा उसकी माँ यही पीछे लग जाती है, और फिर जैसे वो उनकी बात को नहीं मानता, कहता कि नहीं नहीं, हाँ, आई डिसलाइक दिस टोन, तुम ज्यादा जोर की आवाज में मत बात करो, और इस तरह से मुझसे मत बात करो, मुझे ये आवाज अच्छी नहीं लगती है, या आपकी बिल्कुल भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती है, आई डोंट डिसलाइक दिस टोन, तो मुझे जो है ये, क्योंकि देखिए अब ये जो संवाद इस एकांकी में आए हैं, जो बच्चे हैं अक्सर ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन पर जो है विदेशी परिवार का, विदेशी परिस्थितियों का प्रभाव है, क्योंकि ये अधिक हिंदी बोल नहीं पाते, माँ बाप घर पर हिंदी बोलते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत इनको हिंदी आती है, लेकिन अक्सर जो है यह अंग्रेजी में ही बात करते हैं, इसलिए वो कहता आई डिसलाइक दिस टोन, इस तरह की बातें जो है मुझे मत कीजिए, मुझे जो है आपकी भाषा का स्तर मुझे पसंद नहीं आया है। श्यामला तुम चुप रहो, मिलिंद मैं तुमसे कह रहा हूँ, सचमुच तुम्हारा मन अब पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल नहीं है, इधर मेरी आंखों में सीधा देखकर मेरे सवालों का सही और साफ साफ जवाब। हाँ, विवेक को जो है बहुत बुरा लगता है, तो उसका बेटा जो है जबान लड़ा रहा है, माँ को कहता है कि तुम इस तरह से मत बोलो, अच्छा नहीं कहता कि मेरी तरफ देख कर बोलो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, है, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। मिलिंद देखिए कहता आई डोंट लाइक दिस सिस्टम, दे आर बोर्ड, कहता कि मुझे ये सिस्टम है ना कि पढ़ना है, जाना है, कॉलेज में जाना है, फिर वो नौकरी करना है, आई डोंट लाइक दिस, है ना, मैं इसको पसंद नहीं करता, ये सभी क्या है, बोर है, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। विवेक देखिए प्लीज शट अप, इस तरह से बात बात कर रहे हो, इतना से तुम हो 18 साल के और इस तरह से बात कर रहे हो, शट अप, तुम अभी बात नहीं कह रहे हो, यहाँ के बच्चे जो कहते हैं तुम वही सुनी सुनाई बात हो रहा है, इसलिए तुम अपने दिल से नहीं कह रहे हो बेटा, ये जब कह रहे हो ना, तो तुम्हारा जो माहौल है, जो तुम्हारे दोस्त हैं,
वो ऐसा बोलते हैं, इसलिए तुम पर भी इसका प्रभाव हुआ है। और हमने देखा जिस तरह से समाज होगा उसी तरह से प्रभाव उसका होगा, उस समाज पर, उस लोगों पर, उन लोगों पर होगा। यद्यपि घर का कोई लड़का या बच्चा या बेटी बेटा जो भी है, औलाद है, अगर वो गालियां दे रहा है, अगर वो गालियां बक रहा है या अनाप शनाप या अपशब्द बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि घर में कोई है जो गालियों का प्रयोग करता है, अनाप शनाप बकता है, या वो जहां पर जिस समाज में वो रह रहा है, जिन मित्रों में वो रह रहा है, जिस सर्कल में वो रह रहा है, वहां पर कोई ना कोई है जो गालियां दे रहा है। लेकिन इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि छोटे जितने भी बच्चे होते हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो माँ बाप का ही होता है। माँ बाप जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस तरह से आपस में व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, उन्हीं का प्रभाव जो है वह अपने बच्चों पर पड़ता है। ये बात तो पक्की है। इसलिए इसलिए वे कहता है कि ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे तुम जो साथ जो फिरते हैं ना, तुम्हारे साथ जो आवारागर्दी करते हुए जो तुम्हारे मित्र हैं, उनकी वजह से तुम बोल रहे हो। विलियम कहता है देखिए मेरे दोस्तों के डैडी की तरह आप सोचते हैं, मैं अपने दोस्तों की तरह सोचता हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? तो तुम भी जो है मेरे दोस्तों के डैडी की तरह ही सोच रहे हो, लेकिन मैं जो है उन बच्चों की तरह सोचता हूँ। विवेक विलियम से एकदम करीब आ जाता है, मुझे और भी बुरा लगता है कि ये तो मुझसे ही जबान चला रहा है, लड़ा रहा है। वो और नजदीक आता है और कहता है देखिए देखिए मिलिंद, तुम अपने मित्रों की बात उठाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम जो है तुम फायदा मत उठाओ, तुम्हारे मित्रों की सहायता ले रहे हो तुम और कह रहे कि नहीं नहीं उनके भी डैडी ऐसे ही है। वो गलत है, बच्चे हैं तो गलत ही है ना। और जब वो नजदीक आ जाता है, पास आ जाता है, करके सूंघ लेता है, कहता अरे तुमने शराब पी रखी है? तो वो कहता नहीं नहीं मैंने नहीं पी ना। फिर देखिए लायक, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है ना? अरे कुछ तो लिहाज करो, हम माता पिता है। देखिए अब ये पाश्चात्य में ये आम है, हमारे संस्कृति में ऐसे नहीं चलता, हमारे मतलब भारतीय संस्कृति में ऐसे नहीं चलता है। शराब को बहुत बुरा माना जाता है, पाप माना जाता है, और कोई व्यक्ति जो है किसी के सामने शराब पीकर आता भी नहीं है, ना उसकी हिम्मत है। लेकिन यहाँ पर एक 18 साल का लड़का है जो अपने माँ बाप के सामने आया है शराब पीकर, है ना? और जैसे ही वो सुनता है कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, हाँ तुम कुछ तो लिहाज करो, तुम्हारे मुंह से जो है वो बदबू आ रही है। मिलिंद देखिए फिर भी बेशर्मी से, एक तो शराब पिया रखा है, नशे में है, फिर आधुनिक विचार का है, आजाद रहना चाहता है, बंधनों में जकड़ना नहीं चाहता है। बता हाँ हाँ मैंने पी है, हाँ मैंने शराब पी है और पीऊंगा। हाँ आपको बुरा लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है मैं जा रहा हूँ। मतलब उसको कोई तो मतलब अभी उतनी सोच ही नहीं है, अच्छे बुरे की परख नहीं है। और फिर एक तो ये इस प्रकार के आदत का लड़का है, और दूसरी बात उसने शराब पी रखी है। जाहिर बात है जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसका संबंध दिमाग से कट हो जाता है, उठ जाता है, टूट जाता है, और वाला शराब गड़बड़ करने लगता है, बातें करने लगता है, और स्वच्छंदतावादी विचार उसको आ जाते हैं। वो मानो हवा में उड़ने लगता है ना, एक सुरूर उस पर छाया हुआ है। वो कहता हाँ हाँ पीऊंगा, हाँ और पीऊंगा, हाँ आपको बुरा लग रहा है मैं ही यहाँ से जाता हूँ। क्या हाल हो गई बेटे तुम्हारी, हाँ तुम जिंदगी से भाग रहे हो, इसी को पलायन कहते हैं। क्या फायदे कैसे जाकर क्या करोगे, तो तुम जिंदगी से भाग रहे हो। विलियम कहता ये सारे लोग हैं और आप जो भागे जा रहे हैं ये डरते हैं अपने आप से मुलाकात करने में, सो दे कीप देमसेल्फ बिजी, अपने से बचने के लिए नाटक करते हैं। कहते तुम भी तो अपने जीवन से भाग रहे हैं ना, हर कोई आदमी भाग रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो नाटक ही कर रहे हो ना। तुम जो समाज या फिर तुम अपने से बचने के लिए तुम भी तो नाटक कर रहे हैं, तुम्हारा काम है हमको कहना, हाँ आप हमको कह रहे हैं आपका कर्तव्य था आप निभा रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं। कह रहा हूँ ओ गॉड मिलिंद पढ़ लिख जाओ, हाँ अपने पैरों पर खड़े जाओ, हाँ फिर जो चाहे करना। लेकिन फिर भी पिताजी इसको कहते हैं, विवेक उनको कहता है देखिए मिलिंद पढ़ लिख जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, है ना? जब पैसे वगैरह कमाएंगे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो फिर तुमको जो चाहे तुम कर सकते हो। तो मेरे पैर खड़े होने की बात क्यों करते हो, खामखा अभी मैं जो है काम कर सकता हूँ, मैं तो अपने अभी भी पैर पर खड़ा हूँ
पैर पर खड़ा होना मतलब कमाने योग्य होना, इस तरह से दूसरे पर आलंबित नहीं होना। लेकिन यहाँ कहता नहीं नहीं, देखिए मैं जो है मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। ये तुम्हारा बचपना है, क्षणिक आवेग है, तुम खुद नहीं जानते हो क्या बोल रहे हो और उसका परिणाम क्या हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, तुम कहते मैं खड़ा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो मिलिंद कहते देखिए मुझे किसी परिणाम का डर नहीं है, होने तो जो होता है होने तो, मुझे कोई डर उसका नहीं है। कैसे परिणाम का डर नहीं है? हा? क्या तुम वापस पहले जैसे अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकते? हा? हम है ना तुम्हारी मदद के लिए। तो कहता हम है मदद के लिए। बार बार जो है विवेक समझाते हैं, बार बार समझा रहे हैं इनको कि ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है ना। क्या हम है मदद करने के लिए, पहले जैसे पास होते थे अभी भी आप आवारा गर्दी कर रहे हो, तो वैसे ही नंबर से आप भी पास हो सकते हो, हम है ना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मिलिंद कहता मदद आप नो प्लीज, मैं बिना आपकी मदद से भी जी लूंगा, हजार हजार लोग बिना मदद के जी रहे हैं, मैं आपको सारी एनर्जी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में खर्च हो जाती है। देखिए कहता कि नहीं कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, आपकी पूरी शक्ति जो है वह कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में ही खर्च हो जाती है। मतलब पिताजी इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो मदद वास्तविक रूप से करनी चाहिए वो मदद नहीं करते हैं, और मतलब कोई नजदीक लेते नहीं है, लाड़ प्यार करते नहीं है, केवल भौतिक सुविधाएं दे रखी है। इसलिए वो कहता कि नहीं नहीं, आपकी शक्ति मुझ में क्यों खर्चा कर रहे हो, मुझ पर क्यों खर्च कर रहे हो, आपकी शक्ति जो है आप सेमिनार और वर्कशॉप वो जो भी देते हैं आप उसी में खर्च कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं बिना मदद के जीते हैं, हजारों लोग हैं, मैं भी जी लूंगा। विवेक देखिए यू आर अ फूल, तुम्हारी इम्तिहान की रिपोर्ट और तुम्हारी बेपरवाही हरकतें, कहता कि मैं भी परेशान हो गया हूँ, तुम इस तरह से बेवकूफ पूरी बातें कर रहे हो, तुम्हारे इम्तिहान का रिजल्ट आया, क्या रिपोर्ट है उसमें। मिलिंद देखिए अपनी उम्र में आप क्या क्या करते होंगे कौन जानता है। फिर मिलिंद जो आगे बढ़ जाता, कहता तो ठीक है आप मुझे कह रहे हैं, आप भी जब मेरी उम्र में थे तो आपने क्या क्या किया होगा ये हमको पता है क्या, आप भी हो सकता है ऐसे ही होंगे। विवेक देखिए शट अप, ऐसे कैसी बात कर रहा है, समझ में नहीं आता तुम्हें है, खामोश हो जाओ। जैसे श्यामला बीच में ही आती है और फिर वो भी डांटते हुए कहती तुम्हारे डैड की तरह आज्ञाकारी मेधावी और मेहनती लड़के को इंडिया में लोग आदर्श मानते हैं, बच्चे इनकी बातें सुनते हैं। कहती अरे तुम इस तरह की बात कर रहे हो, अपने बेटे को कहती तुम्हारे पिताजी को आज भी लोग आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हो, और तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो विवेक जो है काफी परेशान हो जाता है, खिन्न हो जाता है कि इसका बेटा ही उसको इस तरह की बात कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है और उसकी खुद की अपनी औलाद अपना बेटा ही उसको इस तरह से कहता है। खैर वो कहता है कि इस बातों में पढ़कर कोई फायदा नहीं है, कहता मेरी चाबी कहीं गाड़ी की, मुझे जाना है ना। श्यामला कहती वो महिमा ले गई है, मतलब उनकी बेटी ने जो है इनकी कार लेकर चली गई। मतलब बेटी लेकर गई, हाँ कहीं कहाँ पे लेकर चली गई, अरे अरे मुझे भी अभी अर्जेंट जाना था। तो श्यामला कहती देखिए कोई बात नहीं, तुम क्या कर लो, मेरी गाड़ी जो है मेरी कार तब तक जो है लेकर चले जाओ। हाँ फिर जो है तो मिलिंद से कहते हैं कि मेरा श्यामला कहती मुझे पागल मत बनाओ, मैं तुम्हारे भविष्य, फिर बात वही चल रही है, मिलिंद और जो है तो श्यामला की बात चलती है। विवेक वहां से गुस्से से निकलकर चला जाता है, लेकिन मिलिंद जो है वो सुनना नहीं चाहता है। वो कहता कि मेरा वर्तमान तहस नहस होता है तो किसी की भला से मेरा भविष्य ठिकाने लगाने में कोई बात नहीं। कहता मेरा जैसे भी वर्तमान है, मेरा जो क्या भी भविष्य, जो भी भविष्य होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। महिमा जो है उतने में क्या होता है कि महिमा बाहर से आ जाती है, इतने देर के बाद वहां से वो आ गई है। अपने जो कहा श्यामला देखिए कड़े सुर में, महिमा ये घर लौटने का वक्त है, न ओढ़ने का ढंग न पहनने का होश, दिन दिन भर गायब रहती हो, है ना। महिमा मैं तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो, दिन दिन भर बाहर रहती हो, न पहनने का न ओढ़ने का शहूर है आपको। किस तरह से बेहुदा कपड़े पहन रखे हैं, और अब तक कहाँ थी इतने देर, सुन रही हो महिमा, मैं तुमको कह रही हूँ। महिमा हाँ हाँ आपने जो कहा मैंने सुन लिया है, आप मेरी फिक्र छोड़िए, अपना करियर देखिए। वो अभी जो है उल्टे जवाब देने के लिए लग जाती है। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं सुन लिया मैंने, है ना, और मेरी बात छोड़ो, मेरी फिक्र छोड़ो, आप अपने करियर की बात करो। मतलब जहां पर माँ और बाप काम करते हैं, काम करते हैं का मतलब क्या है कि नौकरी पेशा जो भी परिवार है उनके लिए ये थोड़ी सी समस्याएं आती है, क्योंकि वो अपने औलादों के लिए वक्त नहीं दे पाते, और उनको अपनी ही क्या कहेंगे कि
अपनी करियर, अपना करियर बनाने की फिक्र उनको रहती है। इसलिए वो कहती है कि नहीं नहीं मेरी फिक्र मत करो, आप जो है अपने ही करियर की तो फिक्र कीजिए। उतने में जो है पृष्ठभूमि में संगीत बजता है और श्यामला देखिए पागल से ऊपर, बोरा गए हो तुम लोग, सब तुम लोग पागल हो गए हो ना, तुम इस तरह की बात कर रहे हो। विवेक का इस तरह की बात कर रहा है। विवेक का तो छोड़ दीजिए, वो पति है जो यहाँ पर आया है, मिलिंद, मिलिंद भी वही बात कर रहा है, और तुम है कि तुम भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, मेरे फिक्र करने की जरूरत नहीं, यू हैव नो राइट्स एंड आई हेट इट। देखिए महिमा कहती है कि मुझे, मैंने कहा ना तुमको मेरी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मैं जो है, मैं मेरी ओर से मैं बिल्कुल सही हूँ, और मैं मेरी तरफ से मैं जिंदगी जी सकती हूँ। मतलब काफी कहासुनी हो जाती है और यह परेशान हो जाती है कौन, यहाँ पर श्यामला, है ना। और अब वो पहुंच फिर से परेशान होने लगती है और उसको काफी गुस्सा आ जाता है। वो भला बुरा कहती है दोनों को भी, मिलिंद को भी और महिमा को भी। महिमा और मिलिंद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पाश्चात्य संगीत जो है बजने को लग जाता है। महिमा वहां से चली जाती है, संगीत बजने लगता है। श्यामला तिरस्कार करके स्वागत जैसे अपनी माँ से बात कर रही है, और माँ भी उसको बात कर रही है। वो सोचती है, अपनी माँ को याद करती है, संभवतः माँ जो है उससे कुछ कह रही है, मतलब माँ, ये स्वप्न चल रहा है जो माँ उससे कह रही है, मतलब दोनों का वार्तालाप है। यहाँ तक आकर हम रुकते हैं, समय शायद पूरा हमारे लिए नहीं पूरा लगे होगा, क्योंकि कहा एकांकी काफी बड़ी है, तो एक भाग में होना संभव नहीं है। लेकिन इतनी कथा याद में रखिएगा कि वो जो है यहाँ पर अपनी माँ को याद करती है, माँ की चिट्ठियां वगैरह पढ़ती है, और माँ उसके जैसे सामने आई है, और माँ उससे कुछ कह रही है। क्या कहती है या क्या उसको निर्देश देती है, आपस में दोनों की क्या बातें होती है। हालांकि माँ को जाकर जो है काफी दिन हो गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन कथा इस कल्पना के आधार पर है कि माँ वहां पर आई है, और वो उन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। कहा एकांकी का शेष भाग हम अगले पीरियड में ले लेंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।